आइए विस्तार से देखते हैं आज की खबरों पर। जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बढ़ते तनाव के बीच हमें बात करने का मौका मिला समाजवादी पार्टी की बौद्धिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विश्वविख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा से, जिन्होंने हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज से लोकसभा चुनावों सहित समाजवाद व राष्ट्रवाद पर चर्चा की। दीपक ने जहां राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेबाक राय दी, वहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े सवालों पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आई। आइए देखते हैं। समाजवाद की बात करनी होगा तो यूपी में सिर्फ एक नाम सामने आता है और वो है दीपक मिश्रा का। दीपक मिश्रा जी सामाजिक चिंतक हैं, समाजवादी चिंतक हैं, समाज की बात करने वाले हैं, लोहिया की बात करने वाले हैं, गांधी की बात करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने को कभी भी राजनीतिक बंदिशों में नहीं बांधा है, जबकि वो समाजवादी पार्टी की बौद्धिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में आज जबकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए दीपक मिश्रा मौजूद हैं, तो आज हमारे पास बहुत से सवाल होंगे उनके लिए, जिसमें हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, उनसे हम समाजवाद की बात करेंगे और अभी वो जैसा कि हाल में ही अखिलेश यादव से मिलकर लौटे, हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर अखिलेश के साथ उनकी क्या बात हुई है। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि अभी आप अखिलेश यादव से मिलकर लौटे हैं, तो क्या बातचीत हुई है, क्या आप बताना चाहेंगे? भाई अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो एक निर्विवाद सत्य है और हर समाजवादी को, हर उस व्यक्ति को जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है और ये चाहता है कि देश का समावेशी विकास हो, वो समाजवाद के साथ है। तो ये जो चुनाव है वह बुनियादी तौर पर समाजवादियों बनाम समाजघातियों के बीच में है, जो समाज में सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं। एक तरफ वो खेमा है और एक तरफ वो खेमा है जो भारत की उस विरासत में आस्था रखता है, जिसमें एक बिरहमन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक सिख भगत सिंह, एक मुसलमान मोहानी जी का दिया हुआ नारा इंकलाब जिंदाबाद को लेकर फांसी के तख्त पर झुक जाता है। और लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है मुल्क को आज़ाद कराकर यहाँ शोषण विहीन समता मूलक समाजवादी समाज की स्थापना। तो अखिलेश जी से मेरी ज़्यादातर बात इन्हीं विषयों पर हुई कि कैसे समाजवाद को मजबूत किया जाए। राम राज्य के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है समाजवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, तो क्या आप दर्शकों का जो भ्रम है वो दूर करना चाहेंगे कि आखिर समाजवाद और राष्ट्रवाद में अंतर क्या है और दोनों चीजें हैं क्या? देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद और समाजवाद का जो लक्ष्य है वह एक है। दोनों समदर्शी वैचारिकी पे हैं। उदाहरण के तौर पे आप भगत सिंह को, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, क्या मानेंगे, राष्ट्रवादी या समाजवादी? हम तो उसको पढ़ते ही आए हैं कि वो दोनों ही थी, समाजवादी भी थी और राष्ट्रवादी भी थी। अब आइए, सुभाष चंद्र बोस ने जिस मंच से कहा कि हम इस देश में समाजवाद की अमन बयार चाहते हैं, वहीं उन्होंने राष्ट्रवाद की खुली पैरोकारी की। ये तो यूरोप में एक विभाजन है और भारत में राष्ट्रवाद समावेशी है, आक्रामक नहीं। हमारे राष्ट्रवाद की कोख से सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसी विभूतियां पैदा होती हैं, कोई हिटलर या मुसोलिनी नहीं। दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जो ध्वजावाहक है राष्ट्रवाद के, इनके लिए आप क्या कहेंगे? अब इनमें से कोई सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो इन पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी जाति और संप्रदाय के आधार पर विभेद नहीं करता। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं हमारे, इस समय राष्ट्रवाद के सबसे बड़े पुरोधा बने हुए हैं। भारतीय राष्ट्रवाद वो है जिसमें अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। अब इसमें आप किसी को अगर इस आधार पर अलग करते हैं कि वो मुसलमान है, वह हिंदू में भी दूसरे तरह का हिंदू है, तो ये राष्ट्रवादी धारणा नहीं है। राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो बेसिकली आक्रामक राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे राष्ट्रवाद? तो लगता है अब ये वाक्य थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी में एकात्म मानवदर्शन कहाँ है? वो तो एक मानवदर्शन में बदल गया, मोदी नाम केवलम। अब भारतीय जनता पार्टी क्या स्वदेशी की बात करती है? कहीं आपने सुना है स्वदेशी का नारा भाजपा का? जब से मोदी युग शुरू हुआ है, जब से मोदी युग शुरू हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानवदर्शन भूल गई। भारतीय जनता पार्टी जो समावेशी चरित्र था, और भारतीय जनता पार्टी का आप संविधान पढ़िए जो आडवाणी जी, अटल जी वगैरह के समय में बना था, जिसमें शांता कुमार जी जैसे लोग थे, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी एक लक्ष्य है। क्या कभी मोदी जी ने गांधीवादी समाजवाद की बात की? वो तो गुजरात में इतनी ढेर सारी जो गांधी जी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको जो है एकत्र कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए इमारतें हैं उनको अच्छे से बना रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी जी के लिए जो है नरेंद्र मोदी सोच ही नहीं रहे हैं? देखिए, महात्मा गांधी एक विचार, एक दर्शन का नाम है। महात्मा गांधी मूर्तियों का नाम नहीं है। महात्मा गांधी देश में सबको साथ लेकर चलने का नाम है। महात्मा गांधी सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक खुला ऐलान का नाम है। मोदी जी की तो सारी नीतियां इनके खिलाफ है। दूसरी सबसे ज्यादा बताइए, गांधी जी कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे। गांधी सिर्फ आज़ादी के योद्धा ही नहीं है, गांधी दार्शनिक हैं। गांधी जी छोटे व्यापारियों के पक्षधर थे। मोदी जी के राज में अरबपतियों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत 143वें स्थान पर है। गांधी के आधार पर अगर चले होते तो फिर यह शक्ति केंद्रीकरण नहीं होता। गांधी तो हमेशा विकेंद्रीकरण के पक्ष में रहे, और मोदी जी केंद्रीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा को एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। गृह मंत्री हमारा दोस्त, प्रदेश अध्यक्ष हमारा शिष्य। गांधी ये नहीं थे। गांधी तो जिनसे वैचारिक मतभेद होता था उन्हें भी पद पे स्थापित करते थे। आप एक व्यक्ति बताइए जो मोदी जी का विरोधी हो और भाजपा में स्थापित हो। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं कि गांधी जी अपने विरोधियों को भी जो है जगह देते थे, सम्मान देते थे, नरेंद्र मोदी वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है ना कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी, जिस तरह से आप तो काफ़ी समय से उनके साथ में रहे, तो आपने देखा ही होगा कि अगर किसी के साथ मुलायम सिंह यादव का वैचारिक मतभेद भी होता था तो वो कभी भी उस चीज़ को खुलकर मंच से नहीं कहते थे। कभी उन्होंने उस चीज़ को किसी पत्रकार को, उनसे जाति नहीं पूछी उसकी। मुलायम सिंह यादव ने कभी ये नहीं कहा कि हमको पूंजीपति ही लाके दो, या हमारे साथ ऐसे लोगों को खड़ा करो जिनके पीछे बहुत सी भीड़ हो। उन्होंने बौद्धिक लोगों को अपने साथ रखा, उन्होंने जो जमीनी स्तर के नेता थे उनको रखा। मोहन सिंह बहुत बड़ा नाम है, जनेश्वर जी, मैं खुद, आप, भगवती सिंह, ये बहुत बड़े ऐसे नाम हैं। और आज आप देखिए ना, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो आज की अखिलेश यादव के नेतृत्व में है वो मुलायम सिंह जी के कहे पर चल रही है, उनकी जैसे चल रही, या मुलायम सिंह की तरह ही अखिलेश यादव पार्टी को चला रहे हैं? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। आपको नहीं लगता है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री आज भी अपने को मुख्यमंत्री की तरह प्रेजेंट करते हैं? मैं जब मिला उनसे और मिलने के बाद मुझे तो नहीं एहसास हुआ। जिस तरीके से वो पहले मिला करते थे अपनेपन के साथ, जिस तरीके से कभी शायरी की बात, कभी गज़ल की बात, कभी समाज की बात, कभी समाजवाद की बात, उसी तरीके से रही। हाँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी के पास एक लंबा अनुभव था। अखिलेश जी की मुलायम सिंह जी से तुलना करना अभी उचित नहीं है, अभी समय दीजिए। दीपक भाई देखिए, तुलना की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुलायम सिंह के बेटे हैं, अब जैसे कि राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी, तो तुलना अपने आप हो ही जाती है। ये हमारा समाज है, या ये कह लीजिए ये हमारी सोच है, तो तुलना तो नैसर्गिक चीज़ है कि होनी ही होनी है। लेकिन अच्छा, ये तो खैर दूसरी बात रही। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एस टी हसन का टिकट कटा, मेरठ से टिकट कटा, बाकी जगह पे चीज़ें हो रही हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ भ्रम है या संशय है कि हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करें? और अभी आप देखिए, शायद 1-2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने चुनावी
अभियान को आगे बढ़ाया है, तो आखिर इतना देर क्यों कर रहे हैं? 19 तारीख को कितने दिन बचे पहले चरण के मतदान को? चुनावी घोषणा पत्र सबसे पहले किस पार्टी ने लागू किया, जारी किया? समाजवादी पार्टी ने। ये तो और दलों से तो आगे है ना इस विषय पे। एक बात, दूसरी बात, संशय कहाँ होता है? संशय वहाँ होता है जहाँ मत होता है, जहाँ सोच होती है, जहाँ संवेदना होती है। वहाँ कहाँ संशय होगा जहाँ पे हर चीज़ का मशीनीकरण कर दिया गया है। अच्छा, रुचि वीरा और एसटी हसन के बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ पर क्या हुआ था आखिर ये सारी चीज़ें? दोनों हमारे विचारधारा, हमारी पार्टी के मजबूत नेता रहे हैं। दोनों का लोक संघर्ष है और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सिंबल तो किसी एक को ही दिया जा सकता है ना। तो सिंबल रुचि वीरा जी को मिला, और जब एसटी हसन जी का सिंबल था तो रुचि वीरा जी ठीक से साथ थी। और अगर रुचि वीरा जी लड़ रही हैं, अगर क्या लड़ी रही हैं, तो एसटी हसन जी उनके साथ हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एसटी हसन जैसे कद्दावर नेता को, वयोवृद्ध भी कह सकते हैं एक तरह से, उनके साथ ये सब करना मतलब कितना सही था? उनके लिए बड़ी भूमिका होगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मोहन सिंह जी का टिकट कटा, माफ कीजिए, ब्रजभूषण तिवारी जी का टिकट कटा, नेताजी ने काटा, लेकिन टिकट काटा नहीं था। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सचेतक बनाना था। तो कभी कभी बड़ी भूमिकाएं के लिए छोटी भूमिकाओं को नजरअंदाज करना पड़ता है। अच्छा, ऐसी भी सुगबुगाहट है कि मैनपुरी से डिम्पल यादव का टिकट कट सकता है, तो इसमें कितना सच्चाई है और ये कितना अफसाना है, कुछ बताना चाहेंगे इस पे? मुझे लगता है कि ये बातें तो अफवाह के तहत उड़ाई गई हैं। होता क्या है, एक गोएबल्स एक हुआ करते थे जर्मनी के, हिटलर के साथी। तो उनका एक कहना था कि अफवाहों में होता कुछ नहीं, लेकिन अफवाहों से होता बहुत कुछ है। बात आपकी सही है। हम नहीं, डिम्पल जी चुनाव प्रचार कर रही हैं और वहाँ पूरी ताकत के साथ वो अच्छे अंतराल से जीत रही हैं। देखिए, प्रधान और एसटी हसन के साथ अगर ये चीज़ें ना हुई होती तो इन अफवाहों को बल ना मिलता, लेकिन जिस तरह से इन दोनों के साथ हुआ, तो ऐसे में मतलब ऐसा तो नहीं जयवीर के आने के बाद से ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अतुल प्रधान जी विधायक थे, और ये चुनावी प्रक्रिया में तो होता ही है भाई, टिकट तो एक ही को तो मिलेगा, टिकट सबको तो मिल नहीं सकता। तो और ये भी सही है कि पार्टी के वर्कर तो हैं ना, रुचि वीरा जी पार्टी वर्कर ही तो हैं, प्रधान पार्टी वर्कर ही तो हैं, और जिन्हें टिकट मिला वो भी तो पार्टी वर्कर ही हैं। तो ये सब विषय मुझे लगता है कि एक विभ्रम फैलाने के लिए है राजनीतिक दलों में, जिसको टिकट मिल जाता है। अब ये तो वही बात हो गई कि बारात चल चुकी है, अब आप ये कह रहे हो कि सहबाले को दुल्हा क्यों नहीं बनाया, तो समधी के छोटे भाई दुल्हा क्यों नहीं बने। अजीब हाल है, बारात का तो एक ही दूल्हा होता है। अच्छा दीपक भाई, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये बताइए, 19 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, पश्चिम को हमेशा से गढ़ माना गया है समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहाँ का मतदाता जो है किस तरफ वोट देने वाला है? देखिए, यह लड़ाई मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादियों बनाम समाजघातियों में है। एक तरफ भारतीय जनता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता का आवरण ओढ़े हुए है। तो सच्चाई जीतेगी, सदाकत जीतेगी, सांप्रदायिकता हारेगी, और समाजवादी पक्ष और उसका परचम इतरा के लहरेगा। और अगर बीजेपी की जीत होती है वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें उधर भी लागू मानी जाएंगी? हिंदुस्तान का इतिहास है, तीसरी बार कोई बना नहीं। अपवाद स्वरूप नेहरू जी को छोड़ दीजिए, और नेहरू इसलिए भी थे कि नेहरू 10 साल जेलों में रहे हैं, और नेहरू ने समावेशी सरकार चलाई। पता है कि भीमराव अंबेडकर विरोधी हैं, विधि मंत्री। पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी हैं, कद्दावर पोर्टफोलियो। और पता है कि लोहिया विरोधी हैं, आओ लोहिया विदेश मंत्रालय संभालो। इस सोच के साथ नेहरू तीसरी बार आए, मोदी जी में यह सोच नहीं। अच्छा, मतलब आप क्या मतलब पूरा इंडिया गठबंधन जो है इस सोच पर चल रहा है कि जो इतिहास में हुआ था कि कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना, अपवाद के तौर पर नेहरू जी को छोड़कर, तो हो सकता है कि इस बार ऐसा कुछ हो जाए? हो सकता क्यों, जनता उनके खिलाफ है और राजनीति के सेनानी उनके विरुद्ध पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं।
प्रतिबद्धता के साथ युद्ध जारी है और युद्ध में हमेशा की तरह सांप्रदायिकता हारेगी। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और लोकतंत्र में तो कोई झूठ बहुत हुआ तो एक बार चलिए, दोबारा, तीसरी बार नहीं। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है दीपक मिश्रा, जिन्होंने बेबाकी से जवाब देना तो चाहा, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने उनसे पूछा कुछ और उन्होंने उस चीज़ों को एक अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह घुमाकर दूसरी तरफ ले गए। खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि पश्चिम में फिलहाल क्या होगा, लेकिन जो भी बोले हैं वो स्पष्ट बोले हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।